आज हम समझते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज। मतलब ऐसी शीट है चार्ज की जिसमें एक लेयर है। थिन शीट का मतलब क्या है, सबसे पहले समझ ले थिन शीट का मतलब क्या है। चार्ज की एक ही लेयर है, ये शीट है, और इसमें जो चार्ज की जो लेयर है वो केवल एक लेयर है। जैसे अगर हम प्लेट लें तो प्लेट के इस तरफ भी चार्ज होगा, इस तरफ भी चार्ज होगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चार्ज की एक लेयर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है हमने शीट का थोड़ा सा चार्ज ले लिया, मान लो इतने एरिया का चार्ज ले लिया और इतने का ही एरिया ले लिया, तो चार्ज मान लिया dq और एरिया मान लिया d। तो ये सिग्मा जो है इस शीट का कांस्टेंट है, मतलब जो है चार्ज पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है। इसी को हम सिग्मा कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे निकालनी है। लेट दिस पॉइंट बी पी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आपको पता है कि हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ से। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये इनफाइनाइट शीट है। कैसी शीट है? इनफाइनाइट, बहुत बड़ी शीट है, और इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आर डिस्टेंस पर। आर डिस्टेंस पर बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस शीट की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये निकालनी है, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गॉस लॉ हम कब लगा सकते हैं। गॉस लॉ हम जब लगा सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल ना रही हो, मतलब इस पॉइंट पे, 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 सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। और यहां पर भी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि ये शीट बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट शीट है ये। अब गॉस लॉ क्या कहता है, पहले गॉस लॉ लिख लेते हैं। गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, टोटल फ्लक्स होगा वो होगा जितना चार्ज उसके अंदर है, जितना चार्ज उसके अंदर है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना होगा? जितना चार्ज उसके अंदर है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए हमें एक क्लोज्ड सरफेस मानना पड़ेगा, और जो क्लोज्ड सरफेस है वो हमने लिया है यहां पर सिलेंडर। मैं आपको बताऊंगा कि सिलेंडर लेने में क्या फायदा है और हमने क्यों नहीं लिया हमने। तो हम यहां पर एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस ले लेंगे आर पार, मतलब शीट के आर पार क्लोज सरफेस हमने मान लिया सिलेंडर। अब सबसे पहले हम एरिया वेक्टर मार्क करेंगे। तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया का वेक्टर इधर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। प्लेन सरफेस के लिए इधर होगा, और कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा डी। कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, हमने इधर माना है। अच्छा, इस वाले सरफेस पे देखें तो इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि एरिया वेक्टर का मतलब होता है आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमें बाहर की तरफ मार्क करना है सरफेस से। तो हमने एरिया वेक्टर तीनों पॉइंट के मार्क कर लिए, प्लेन सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए। दोनों प्लेन सरफेस के मार्क कर लिए और एक कर्व सरफेस का मार्क कर लिया। एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड नॉर्मल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मार्क करेंगे। तो मैंने बताया था कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मार्क करना हो तो एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करिए। तो अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करूंगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करेंगे, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इधर देखें, इधर पॉजिटिव चार्ज मार्क करेंगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी।
पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो इस तरीके से हमने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मार्क कर लिया। अब हम गॉस लॉ लगाते हैं। तो ये जो क्लोज सरफेस है इसको मैंने ओपन कर लिया, E डॉट डी ए प्लेन सरफेस, E डॉट डी ए कर्व सरफेस, E डॉट डी ए प्लेन सरफेस इज इक्वल टू जितना चार्ज इनसाइड है इस क्लोज सरफेस के वो लेना है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने इस क्लोज इंटीग्रल को, जो हमने क्लोज सरफेस का इंटीग्रल होता है उसको हमने ओपन कर लिया। दो प्लेन सरफेस है इस सिलेंडर में और एक कर्व सरफेस है। अब प्लेन सरफेस के लिए देखिए, ई इधर है और डी इधर है, ई इधर है डी इधर है, तो ई और डी सेम डायरेक्शन में है तो एंगल हो गया 0, तो ई डी ए कॉस 0 प्लेन सरफेस के लिए, प्लस कर्व सरफेस के लिए देखिए ई इधर है डी इधर है तो एंगल बन रहा है 90, ई डी ए कॉस 90 कर्व सरफेस के लिए। फिर हमने दोबारा लिखा प्लेन सरफेस के लिए ई डी ए कॉस 0, प्लेन सरफेस के लिए एंगल 0 है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने गॉस लॉ लगाया और हमने देखा कि कर्व सरफेस के लिए बेटा एंगल 90 है और प्लेन सरफेस के लिए एंगल 0 है। तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, दिस टर्म बिकम 0, क्योंकि cos 90 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। अब ये दो जो है तुम्हारे ऐड हो जाएंगे तो आपका आएगा 2 इंटीग्रेशन ई कांस्टेंट है हम बाहर रख सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेन सरफेस वाला टर्म बच गया आपका 2EDA प्लेन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस के अंदर इस एरिया के अंदर जितना चार्ज होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस एरिया के अंदर कितना चार्ज होगा। तो इसका जो एरिया है और प्लेन सरफेस का जो एरिया है वो सेम होगा, तो इसका एरिया हमारा ए हो गया। इसका अगर हम एरिया ए अज्यूम करें तो इसका भी एरिया ए हो गया। तो आपको ए एरिया में कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है डी क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, इंटीग्रेशन करें, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन डी ए, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया और डीए का जो इंटीग्रेशन है वो ए हो गया। ए जो प्लेन सरफेस का एरिया है वही वाला एरिया हमें लेना पड़ेगा यहां पर। तो जो चार्ज आ गया अंदर वो आ गया Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। अब हमारा जो लास्ट टर्म बचा था वो ये बचा था ई डी ए प्लेन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसमें से हमने ई को बाहर ले लिया था, इंटीग्रेशन डीए बच रहा था प्लेन सरफेस का, क्यू इनसाइड हमने निकाला अभी थोड़ी देर पहले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड हमारा था सिग्मा ए। अब डीए जो एरिया है वो प्लेन सरफेस का एरिया का इंटीग्रेशन है, तो टोटल इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेट करके जो एरिया आएगा वो प्लेन सरफेस के एरिया के बराबर आएगा। तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए आपका कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप लर्न कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अगर आप पीछे वाले डायरेक्शन में देखें तो हमने जो पॉइंट लिया था वो r डिस्टेंस पे लिया था, तो फॉर्मूले में लास्ट में आपका जो r है वो नहीं आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड r पे डिपेंड ही नहीं कर रही। r पे डिपेंड नहीं कर रही तो हम लिखेंगे इसे r टू पावर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अगर हम ग्राफ बनाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r पे डिपेंड ही नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r पे डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट ऑफ r है। तो जैसे जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है नहीं चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी हम प्लेट से कितनी भी दूरी पर हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी फिक्स आ रही है। तो आपको ये फॉर्मूला लास्ट में याद करना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सॉरी मैं 2 मिस कर गया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है थिन शीट ऑफ चार्ज। थिन शीट ऑफ चार्ज मतलब जब चार्ज की एक लेयर हो। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान दें कि थिन शीट दी है या थिक शीट दी है। तो थिन शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी।